प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। यह अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इससे बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उनके सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी दोस्त इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति क्या है। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। निरंतर वृद्धि को किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन किसे कहा जाता है? किसी भी वस्तु व सेवाओं के अगर प्राइस में निरंतर वृद्धि हो रही है तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। और इसके क्या कारण हैं? मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं? कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, या क्यों होती है? तो सबसे पहले जब किसी भी वस्तु के मांग में वृद्धि होती है और लागत में वृद्धि होती है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ता है, आयातित महंगाई और करों में वृद्धि आदि कारण है। तो सबसे पहला है मांग में वृद्धि। जैसे कोई भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी और उसके महंगाई भी ज़्यादा होगी। लागत में वृद्धि, जैसे किसी भी वस्तु की लागत में ज़्यादा वृद्धि आ रही है। जैसे किसी भी वस्तु, जैसे एक पेन है, उसको बनने में 5 रुपये लग रहे हैं तो वह 10 रुपये का बिकेगा, और अगर उसके बनने में 10 रुपये लग रहे हैं तो उतना ही महंगा बिकेगा। तो लागत में वृद्धि हो, मांग में वृद्धि हो, और मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए आयातित महंगाई। आयातित महंगाई से मतलब है किसी भी वस्तु को हम लोग कहीं से मंगा रहे हैं कोई दूसरे देश से, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उससे भी मुद्रास्फीति होती है। और करों में वृद्धि, और हमारे राज्य कर या केंद्र कर, ये भी जितने भी प्रकार के कर लगते हैं, अगर इनमें भी वृद्धि होगी तो डायरेक्ट उस वस्तु की प्राइस में बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। तो ये मुख्य कारण हैं। मांग में वृद्धि हो गई, लागत में वृद्धि हो गई, मुद्रा आपूर्ति हो गई, आयातित महंगाई हो गई और करों में वृद्धि। ये सभी कारण हैं मुद्रास्फीति के, यानी किसी भी चीज़ के पैसे बढ़ने के कारण यही सब कारण हैं मुख्य। अब आपसे बात करेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। जब मांग ज़्यादा और सामान कम हो जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, त्योहारों में मिठाई की मांग बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए दाम बढ़ जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी मांग ज़्यादा हो जाए और हमारे पास लिमिटेड चीज़ हो वो, तो उसकी कीमत बढ़ना तय है। इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, या डिमांड पुल इन्फ्लेशन का उदाहरण क्या है। तो जब किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी और वह वस्तु लिमिटेड है तो उसके प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, यही डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? उत्पादन में की लागत में बढ़ने से कीमतें बढ़ना। जैसे किसी भी चीज़ की उत्पादन है, उसकी लागत में अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो उस चीज़ की कीमत ज़रूर बढ़ जाएगी। जैसे पेट्रोल महंगा हुआ, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ और सब्जियां महंगी हुई। कैसे महंगी हुई? क्योंकि उनके उत्पादन में लागत ज़्यादा लग रही है। जो पहले कम लग रही थी वो अब ज़्यादा लग रही है, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सीपीआई क्या है। सीपीआई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। उपभोक्ता जो चीज़ खरीदते हैं उनकी कीमतों का सूचकांक होता है। यानी जैसे हम लोग जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उनकी जो कीमतों का सूचकांक यानी इंडेक्स होगा वो सीपीआई कहलाएगा। इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। जैसे दूध, दाल, चावल, तेल की कीमतों में बदलाव सीपीआई दिखाता है। अगर आज कोई चीज़ 10 रुपये की है, अगर वो 12 की हुई, फिर 10 की हुई और फिर 14 की हुई, तो ये जो हमारा सूचकांक बनता चला जा रहा है ये सीपीआई के अंतर्गत आता है। तो जो भी चीज़ खरीदेंगे उनकी कीमतों को सूचकांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डब्ल्यूपीआई क्या है। डब्ल्यूपीआई थोक में बिकने वाली चीज़ों की कीमत का सूचकांक होता है। जो चीज़ें थोक में यानी स्टॉक में बिक रही हैं, कई ग्रुप में बिक रही हैं, उन चीज़ों की कीमतों का सूचकांक डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत आता है। इसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। कई बार आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। थोक में बिकने वाली चीज़ों की कीमत का सूचकांक होता है। उदाहरण के तौर पे मंडी में गेहूं की थोक कीमत में बदलना डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत आता है। अगर मंडी में गेहूं की थोक कीमत में बदलाव हो रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? वो आएगा डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत।
नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इसमें सभी चीज़ों की कीमतें शामिल होती हैं, खाद्य, तेल, ईंधन, सब कुछ, सभी चीज़ों को की कीमतें शामिल होती हैं किसमें, हेडलाइन इन्फ्लेशन में। नीचे आप उसमें देख सकते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में कितनी कितनी चीज़ों के, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड एंड एनर्जी, इन सभी इन सभी वस्तुओं के बास्केट यानी ग्रुप में इनकी सबकी कीमतें शामिल होती हैं, इसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कोर इन्फ्लेशन क्या है। तो इसमें खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया जा सकता है, यानी कोर इन्फ्लेशन में खाद्य चीज़ें और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर कपड़े, जूते, मोबाइल किराया आदि इनकी कीमतों को शामिल किया जाता है, इसे कोर इन्फ्लेशन रेट के कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा स्टैगफ्लेशन क्या है। तो महंगाई बढ़े, नौकरी कम मिले और अर्थव्यवस्था धीमी हो जाए। उसके उदाहरण के तौर पर किसी भी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं पर लोगों के हाथ में पैसे नहीं हैं, इसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। जैसे कोई भी चीज़ है उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आज सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं या बिजली के बिल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, परंतु उपभोक्ता के पास पैसे नहीं है कि उसको वह भर सके, तो इसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है डिफ्लेशन क्या है। जब चीज़ों के दाम लगातार गिरते रहें, किसी भी वस्तु का दाम 10 से 8 हुआ, 8 से 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, यानी किसी भी वस्तु का दाम लगातार गिरता रहे, वह डिफ्लेशन के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर टीवी का दाम 25,000 से गिरकर 15,000 हो जाए तो यह व्यवस्था डिफ्लेशन के अंतर्गत आती है। आरबीआई महंगाई को कैसे रोकता है। सबसे एक रेपो रेट बढ़ाकर लोन महंगा करता है ताकि बाजार में पैसा कम हो जाए। उदाहरण के तौर पर लोन महंगा होगा तो लोग कम उधार लेंगे, खर्च कम करेंगे और दाम कम होगा। आरबीआई अगर किसी भी चीज़ का महंगाई रोकना है तो रेपो रेट दर बढ़ा देता है, लोन महंगा कर देता है ताकि बाजार में पैसे का लेन देन कम हो जाए, जिससे व्यक्ति उपभोक्ता खर्च कम करेगा और वस्तुओं के दाम कम होंगे। इस प्रकार से महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। मांग आपूर्ति बढ़ाने से क्या होता है। तो मांग आपूर्ति बढ़ाने से महंगाई बढ़ती है। प्यारे साथियों, अब हम मुद्रा स्फीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने से क्या होता है। मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने से महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेड फ्लेशन क्या है। तो इम्पोर्टेड फ्लेशन है विदेश से महंगे सामान आने से महंगाई। विदेश से कोई भी सामान महंगे कॉस्ट में आया हो उसे इम्पोर्टेड फ्लेशन के अंतर्गत आता है। ओपन इन्फ्लेशन क्या है। जब दाम साफ साफ बढ़ते दिखे तो उसे ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या है। जब सरकार दाम रोक कर रखे, जैसे किसी भी वस्तु का दाम सरकार रोक कर रखे, 20 रुपए की है तो वो सरकार के आदेश पर 20 ही की रहेगी, तो इसे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन के अंतर्गत यह चीज़ आती है। नेक्स्ट है हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। जब किसी भी वस्तु की महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़े तो वो चीज़ हाइपर इन्फ्लेशन के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है। धीरे धीरे बढ़ने वाली महंगाई क्रीपिंग इन्फ्लेशन के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है वॉल्किंग इन्फ्लेशन क्या है। मध्यम गति से महंगाई जो बढ़ती है वो वॉल्किंग इन्फ्लेशन के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है रनिंग इन्फ्लेशन क्या है। तो रनिंग इन्फ्लेशन किसी भी वस्तु की एकदम तेज़ी से महंगाई बढ़ जाए तो यह रनिंग इन्फ्लेशन के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महंगाई से किसको लाभ होता है। तो उधार लेने वाले लोगों को महंगाई से लाभ होता है। महंगाई से नुकसान किसे होता है। बचत करने वाले लोगों को महंगाई जब हो जाती है तो उससे नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WPI कौन जारी करता है। तो भारत सरकार WPI जारी करता है। नेक्स्ट है CPI कौन जारी करता है। तो CPI जारी करता है सांख्यिकी मंत्रालय, NSO जारी करता है। NSO के द्वारा CPI जारी की जाती है और भारत सरकार के द्वारा WPI जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस ईयर क्यों रखा जाता है। तुलना आसान करने के लिए बेस ईयर रखा जाता है, क्योंकि जैसे किसी भी वस्तु को 2020 में रेट है और 2021 में अलग रेट है तो उसका बेस ईयर होगा। जैसे अभी वर्तमान में 2025 चल रहा है तो अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो बेस ईयर से करेंगे और बेस ईयर हमारा होगा 2024। इससे हमें तुलना करने में आसानी हो जाएगी। महंगाई का लक्ष्य कौन तय करता है। RBI और सरकार दोनों मिलकर महंगाई का लक्ष्य तय करती हैं।
भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य कितना है? 4%। तो भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4%, इसमें प्लस माइनस 2% हो सकता है, लेकिन भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है। तो प्यारे साथियों, आज हमने मुद्रास्फीति टॉपिक पढ़ा, कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ा, उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से वो पढ़े। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल स्टडी 24/7 को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना सुझाव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको हमारे वीडियो की PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।